नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी हम लोग बातचीत करेंगे और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में। रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में आज एक खबर चर्चा में रही थी और इसी खबर को हमने आधार बनाया है इस कार्यक्रम के लिए। आइए बात करते हैं आखिर यह खबर क्या है और इसमें क्या कुछ सच्चाई है और रोहिंग्या शरणार्थी या फिर रोहिंग्या संकट किस चीज़ को इंडिकेट करती है, किस चीज़ को संकेतित करती है, इन सभी बिंदुओं पर हम एक एक कर बातचीत करेंगे। तो टाइटल है, क्या रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में मिल रहा है फ्लैट, है ना। दरअसल यही है वह विषय, यही है वह खबर जिसके कारण से यह मुद्दा आज चर्चा में रहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में फ्लैट मिलने की बात खबरों में आई और इसके बाद स्थितियां बदलती चली गई और अलग अलग समाचार पत्रों में अपने अपने स्तर पर इससे जुड़ी हुई खबरें आने लगी। आइए समझते हैं आखिर यह खबर क्या है और इस खबर में क्या कुछ सच्चाई है और जो भी मंत्रालय इस खबर से जुड़े हुए हैं उनका क्या क्या कहना है, क्या क्या मंतव्य है। और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रोहिंग्या संकट का जो जुड़ाव है वह भारत के साथ साथ किस अन्य देश से है। आइए शुरुआत करते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने एक ट्वीट किया आज के दिन। ट्वीट क्या किया, उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण मिलेगा। ठीक है, कैसे शरण मिलेगा भाई? तो उन्हें EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो फ्लैट की सुविधा होती है वह सुविधा इन्हें दी जाएगी। दिल्ली के कंटेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही ट्वीट के जरिए और जैसे ही यह बात उन्होंने कही यह जो है वायरल की तरह ये बात फैल गई और उसके बाद जगह जगह पर इससे संबंधित जो समाचार हैं वो आने लगे। इसके माध्यम से उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें आधारभूत सुविधाएं, UNHCR पहचान पत्र और पुलिस संरक्षण भी दिया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं इनके लिए इन शरणार्थियों के लिए की जाएंगी। ठीक है, आधारभूत सुविधाओं की बात करें तो उन्हें पंखा, बिजली, 3 वक्त का भोजन, इस तरीके से ये सारी सुविधाएं उनको देने की बात उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए की। तो ये सारी स्थितियां जब सामने आई तो इस ट्वीट के कुछ ही घंटे बाद गृह मंत्रालय की तरफ से एक और खबर आती है और वह भी ट्वीट के जरिए वह एक खबर जो आती है वो ये आती है कि मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। बात समझ में आ रही है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने जो ट्वीट किया इसके उलट गृह मंत्रालय का ट्वीट आता है और वो कहता है कि मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। कौन सा मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय। यहाँ ध्यान रखना कि गृह मंत्रालय जो है वो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बॉडी के तौर पर काम कर रहा है, चूंकि ये जो मुद्दा है ये मुद्दा जुड़ा हुआ है शरणार्थियों से, रोहिंग्या शरणार्थियों से, और साथ ही इस मुद्दे का सरोकार किसके साथ है? तो विदेश मंत्रालय के साथ भी है ना। तो ये सारी बातें यहां पर निकलकर सामने आती हैं। इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने अपनी स्थिति साफ की। गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने दिल्ली सरकार से इस बात के संदर्भ में बातचीत की है, पहले भी बातचीत की है और दिल्ली सरकार से ये कहा भी है कि रोहिंग्या शरणार्थी दिल्ली में जहां भी रह रहे हैं उनको एट प्रेजेंट वहीं पर रहने दिया जाए। ठीक है, जब तक कि उनको वापस भेजने की जो भी कार्रवाई है, जो भी प्रोसेस है, वह प्रोसेस संपन्न नहीं हो जाती है तब तक उन्हें उसी लोकेशन में रहने दिया जाना चाहिए, है ना। और जो भी ऐसे अवैध शरणार्थी यहाँ पर आए हुए हैं, दिल्ली में आकर करके रह रहे हैं, उन्हीं के संदर्भ में गृह मंत्रालय ने ये सारी बातें दिल्ली सरकार से कही हैं और एक तरीके से डिटेंशन सेंटर के तौर पर उस पार्टिकुलर लोकेशन को तब्दील करने की भी बात कही है गृह मंत्रालय ने। ये सारी बातें गृह मंत्रालय ने अपने ट्वीट में स्पष्ट की। क्लियर? तो ये जो एक उहापोह की स्थिति बन रही थी कि रोहिंग्या शरणार्थियों को EWS फ्लैट मिलने की बात तो हो रही है, दिल्ली में उन्हें फ्लैट मिलेगा एक पार्टिकुलर क्षेत्र में, पार्टिकुलर एरिया में, वह बात पूरी तरीके से यहाँ पर खंडित हो जाती है। अब हम इसी समाचार के माध्यम से थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि जिन रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, आखिर वे रोहिंग्या है कौन और वे कहाँ से दरअसल बिलोंग करते हैं। देखो यहाँ पर मैप में एक
देश के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और यह देश है म्यांमार, जिसे पहले क्या कहा जाता था, बर्मा कहा जाता था। तो यह जो देश है म्यांमार, इसकी सीमा भारत के उत्तर पूर्वी इलाके से लगती है, टच करती है। और ये जो रोहिंग्या हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान के तौर पर यहाँ पर मूल तौर पर निवास करते हैं। लेकिन जब म्यांमार में राजनीतिक संकट के कारण लंबे समय से एक स्थिति वहाँ पर बहुत ही विकराल होती चली गई, तो फिर वहाँ से ये पलायन कर करके बांग्लादेश में आने लगे, और भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में जो राज्य हैं, असम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, इन सभी राज्यों में वे जगह जगह पर आकर करके बसने लगे। और उनके पास कोई स्पष्ट पहचान नहीं है कि वे दरअसल किस राज्य, किस देश से हैं। एक तरीके से वे स्टेटलेस तौर पर माने जाते हैं, राज्य विहीन। न वे भारत के हैं, न वे न वो म्यांमार के हैं। तो ऐसी स्थिति में उन शरणार्थियों के संदर्भ में एक संकट की स्थिति यहाँ पर निकल कर सामने आ जाती है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो रोहिंग्या हैं, रोहिंग्या मुसलमान दरअसल जो हैं, वे म्यांमार से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन म्यांमार की स्थिति, म्यांमार में चूंकि सैन्य शासन लंबे समय से रहा है, और आपको शायद ध्यान हो कि जब फिर से वहाँ पर सैन्य शासन की शुरुआत कर दी गई 2020 में, और उसके बाद वहाँ पर स्थिति और अधिक विकराल होती चली गई, और फिर यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया, तब फिर यहाँ पर फिर से संकट की स्थिति सामने आई। और यहाँ पर मैं आपको बार बार संकेत कर रहा हूँ कि रोहिंग्या मुसलमान वर्ग से बिलोंग करते हैं, और इस क्षेत्र में म्यांमार में जो बहुसंख्यक आबादी है वो बौद्ध धर्मावलंबियों की है। तो दरअसल 1785 के आसपास में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1785 के आसपास में जो बर्मा में उस समय बौद्ध धर्मावलंबी थे, उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को बहुत अधिक टॉर्चर करने की कोशिश भी की थी, और बाद में रोहिंग्या मुसलमानों ने अपने अधिकारों की मांग भी की, लेकिन इनके अधिकारों की मांग को कोई भी सरकार सही तरीके से सुनी नहीं। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यही हुआ कि ये दर बदर भटकने को मजबूर हुए। कभी वे बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश भी बगल में है, भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, उत्तर पूर्व के जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, ये भी यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से ये जो रोहिंग्या हैं, ये भारत के विभिन्न राज्यों में आकर करके बसने लगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट, जो विपरीत प्रभाव है, वह किस पर पड़ रहा है? वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा है, और भारत के उन राज्यों पर पड़ रहा है जो राज्य इन रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दे रहे हैं, है ना? क्योंकि उनकी अपनी जो व्यवस्था है, उनकी यहाँ की जो अपनी अर्थव्यवस्था है, उस पर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ने की स्थिति निकलकर सामने आती है ना? तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर हम रोहिंग्या संकट के तौर पर समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो पलायन की समस्या यहाँ पर निकलकर सामने आती है, सुरक्षा की चुनौती यहाँ पर निकलकर सामने आती है। जाहिर सी बात है, इनका कोई स्पष्ट पहचान नहीं है, ये आतंकवादी हैं या फिर ये शरणार्थी हैं, ये किस तरीके से आकर करके यहाँ पर रह रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई इनकी आइडेंटिटी नहीं होने के कारण एक चुनौती तो निश्चित तौर पर सामने आती है कि आखिर इनकी पहचान कैसे की जाए, ठीक है, और किस सीमा तक इन्हें संरक्षण दिया जाए। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र जो शरणार्थी अधिनियम है, सॉरी जो अभिसमय है, कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता भी नहीं है। और इस कारण से भी एक बड़ी चुनौती निकलकर सामने आती है कि इन शरणार्थियों को कैसे टैकल किया जाए, कैसे इनसे निपटा जा सके, है ना? तो ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। म्यांमार में 2020 में जो सैन्य तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद स्थिति और अधिक बदतर होती चली गई, क्योंकि वहाँ पर ये रोहिंग्या जो रह रहे थे, उनको किसी भी तरीके से अपने जीवन यापन की जो स्थिति हो सकती थी स्थिति, वह स्थिति इनको मिल नहीं सकी और ये पलायन कर गए, है ना? तो कुल मिलाकर करके आज की चर्चा में जो हमने समझा और सीखा वो यही है कि रोहिंग्या शरणार्थी
मूल तौर पर बर्मा से बिलोंग करते हैं, म्यांमार से बिलोंग करते हैं, और वे पलायन होकर करके कारण क्या है पलायन होने का वो भी हमने जिक्र किया। और भारत के विभिन्न राज्यों में, बांग्लादेश में वे पलायन होकर करके आकर रहने को मजबूर होते हैं, लेकिन उनका कोई वास्तविक ठौर ठिकाना पता नहीं चल पाता है। और दिल्ली में भी वे जगह जगह पर रहने को मजबूर हो रहे हैं। और इसी बीच जब ये खबर आई कि उन्हें EWS फ्लैट दिया जाएगा, तो अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पर इसे देखा जाने लगा। बहरहाल गृह मंत्रालय ने इस बात का खंडन किया है कि ऐसी कोई भी जानकारी, कोई भी ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। और जब भी गृह मंत्रालय इस संदर्भ में कोई भी फैसला लेगा तो फिर विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क बनाते हुए वो फैसला लेगा, ताकि जो भी अवैध रोहिंग्या शरणार्थी भारत में या फिर दिल्ली में रह रहे हैं उनको सही सलामत वापस म्यांमार पहुंचा दिया जाए। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं मुद्दे की बात में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो फिर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। बाय बाय।